जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, जीके जीएस के एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में आपको रेलवे से संबंधित और जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 में, उससे संबंधित क्वेश्चन और उनसे रिलेटिव जो पूछा जा सकता है, और प्लस करंट अफेयर, ठीक है ना, प्लस करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले तो एक बार नज़र करेंगे, ये मेरे वो सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो एक मिनट मैं इन्हें सबको देना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि भैया कह रहे हैं ये कि टेलीग्राम द लिंक सेंड कर दो सर। भैया मैंने आपको कर दिया होगा, नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, किसी और ने बोला हो तो मैंने उनको कर दिया होगा, ठीक है ना, तो आप ज्वाइन कर लेना। और देखो यहाँ पे ये भैया क्या है, राज राहुल, तो क्या कह रहे हैं, ब्रेड होने ने नहीं किया दोबारा आउट सचिन तेंदुलकर को। हाँ, ब्रेड हॉग, देखो मैंने उस दिन बताया था ना कि एक ऐसा बॉलर था जिसने सचिन तेंदुलकर जी को वोल्ड कर दिया था, है ना, उससे संबंधित बताया था कि फिर उन्होंने बोला था कि कभी नहीं तू मुझे कर पाएगा। और यहाँ पे देखो ये भैया यूजर हैं, राहुल हैं, योगेश हैं और गिरिराज हैं, बाबू हैं, यूजर रीता, यूजर, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से पूर्व रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से पूर्व रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। तो पहले तो आप देखो, पूर्व रेलवे मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है ना, और आज स्थापना वर्ष भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे सही जवाब 1952 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और वो डेट क्या थी वो भी याद रखना, वो थी 14 अप्रैल। क्या था, 14 अप्रैल। तो इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और 14 अप्रैल को मैं बता दूं, 14 अप्रैल 1952 में एक तो आपकी पूर्व रेलवे की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय की अगर बात करें तो वो है कहाँ पर, कोलकाता में। कहाँ है, कोलकाता में। तो ये तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरा याद रखना, ये 14 अप्रैल 1952 में उत्तर रेलवे की भी स्थापना हुई थी। क्या, उत्तर रेलवे की भी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्त, नई दिल्ली में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो इसी डेट को एक और रेलवे जोन की स्थापना हुई थी, वो क्या था, वो देखो इसे ट्रिक से याद करना है। ये उत्तर रेलवे, ये पूर्व रेलवे, और जो तीसरा है वो आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व रेलवे। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व रेलवे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, उत्तर पूर्व रेलवे आपका दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो वो भी याद रखना, कहाँ है, गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको आज जो भी बताया है, मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। आईआरसीटीसी बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका पूरा फुल फॉर्म नहीं पता होता है ना। क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे आपका देखो, भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम या फिर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, मतलब कि ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका हिंदी में है और ये आपका इंग्लिश में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब दोनों का मतलब एक ही है, बस हिंदी इंग्लिश में है। तो यहाँ पे ये आपको याद रहेगा। देखो उस दिन मैंने आपको बताया था PNR नंबर, है ना, PNR का पूर्ण रूप क्या है। तो PNR का जो पूर्ण रूप, आपने देखा कोई रिजर्वेशन अगर करवाते हो तो आपको PNR नंबर मिलता है, PNR नंबर मिलता है ना। वो उसका मतलब पता क्या होता है, देखो P से होता है पैसेंजर। क्या होता है, पैसेंजर। N से क्या होता है, नेम, पैसेंजर नेम। और R से क्या होता है, रिकॉर्ड, ठीक है ना, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR। अब आपको ये भी याद रहेगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पता है कल हम लोग, पता है क्लास क्यों नहीं हो पाया, कल मेरा जो माइक है ना, उसको चुईया ने काट दिया, वो हो गया ख़राब। मैंने पूरा क्लास रिकॉर्ड कर लिया, बाद में देखा तो वॉइस उसमें है ही नहीं, ठीक है ना। और फिर यार कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं पसीने में नहा चुका था, तो उस चक्कर में फिर वो क्लास हो नहीं पाई। तो मैंने कल आपको रिकॉर्डेड दे दिया था और आपने उसे बहुत सपोर्ट किया। मैं इस चीज़ को फिर भी आपके लिए धन्यवाद बोलूँगा। और देखो आज से आपको प्रॉपर, अभी बिना माइक के मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, और मुझे लग रहा है कि जब आवाज़ सही है, मुझे ऐसा लगा, मैंने चेक किया तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है। कौन से राज्य में सांभर झील स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
राजस्थान ऑप्शन सी जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और राजस्थान में एक झील आप और याद रखना जिसका नाम है क्या, राजसमंद। राजसमंद झील आपकी है। और दूसरा आपकी एक डिडवाना है ना, एक डिडवाना है, इसको भी आप याद रखना देखो। और तीसरी एक पिछौला भी याद रखना, ठीक है ना, एक पिछौला झील भी याद रखना। ये आपकी राजस्थान में 4 हो गई, सांबर और ये डिडवाना, पिछौला और राजसमंद, है ना। अब देखो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे तो जितने भी ताल हैं, ठीक है ना, जितने भी झीलों के नाम के पीछे देवताल, भीमताल, जितने भी ताल हैं, ठीक है, नैनीताल, ये कहाँ हैं, ये सब उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ये ट्रिक है, याद रखना, ताल जिसके झील के नाम के पीछे होगा वो आपको उत्तराखंड में मिलेगी। अब यहाँ पे अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पुलिकट झील है, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है ना। पुलिकट झील कहाँ पर है, ये आपकी तमिलनाडु में हो जाएगी। ये आपको देखो याद रहना चाहिए। और देखो मैंने एक आपको लोनार झील बताई थी, बताया था ना, लोनार झील। तो भैया लोनार झील जो आपकी है ना, ये कहाँ पर है, ये आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। एक आपको मैंने लोकटक झील बताया था, है ना, लोकटक झील बताया था, बताओ लोकटक झील आपको पता है कहाँ पर है। तो बिल्कुल भैया आपने बताया था हमें आज भी याद है, ये मणिपुर में है। कहाँ पर, मणिपुर में स्थित है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा आज का अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। देखो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखो मैंने आपको पर्सनल स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद बताया, बहुत अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 21 में। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो 19 में आपने देखा होगा जो पत्रकार लोग होते हैं, है ना, जो भाषण वगैरह देते हैं मंच से, पत्रकार लोग जो होते हैं वो, तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें बोलने की मतलब स्वतंत्रता आ जाती है, आपकी बोलने की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता, है ना। इस तरीके से याद रखना। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करके इसलिए बताता हूँ कि आपको याद हो जाए। 17 में आपका मैंने बताया था, है ना, अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है ना, छुआछूत आपका आ जाएगा। तो ये आप सब याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देखो दिया गया है 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। देखो ये करंट का क्वेश्चन है और ये मुझे लगता भी है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहला है ना, अंतर्राष्ट्रीय पहला है सौर महोत्सव। तो याद रखना ये कहाँ पर दोस्त हो रहा है, ये आपका हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर मनाया जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं ये 5 से 6 सितंबर को मनाया जाएगा, 5 सितंबर से 6 सितंबर तक। तो ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर नहीं है। इनमें से कोई ऐसा कर एक है जो राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जाता है। तो वो कौन सा कर है, तो वो यहाँ पे आपका हो जाएगा आयकर। क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स होता है ना, आयकर। तो यहाँ पे जो आयकर है ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि देखो आयकर जो है ये कौन लगाता है, ये लगाती है केंद्र सरकार। कौन लगाता है भैया, ये लगाती है केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार एक तो आयकर लगाती है, दूसरा आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भैया उपहार कर भी लगाती है ना, उपहार कर भी लगाती है। और तीसरा जो है संपत्ति कर, तो संपत्ति कर भी आपका इसी में आ जाता है ना, किसके, केंद्र सरकार के अंडर में। यहाँ पे देखो बिक्री कर आपका, मनोरंजन कर आपका, और स्टाम्प शुल्क जो होता है, स्टाम्प पेपर जो लेते हो तो स्टाम्प शुल्क जो है वो भी आपका। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, स्टाम्प शुल्क के बाद आपका वो आ जाता है, मनोरंजन हो गया, बिक्री हो गया, स्टाम्प शुल्क हो गया, मोटर वाहन आ जाता है ना, मोटर वाहन जो कर जो है वो भी आ जाता है। भू राजस्व विभाग भी, जो भू राजस्व कर है वो भी आपके इसी में आता है, राज्य सरकार के अंडर में। तो ये आपको सभी चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 2011 जनगणना अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, तो सबसे साक्षरता में सबसे आगे जो है केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका पता है कितना प्रतिशत इसका वो रहा था, तो याद रखना 92.28%, ठीक है ना, ये इसका साक्षरता रेट रहा था। और देखो यहाँ पे बता दूं, वैसे आपका सबसे आगे केरल है ना,
वैसे आपका सबसे आगे केरल है, वो भी आप याद रखेंगे। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपसे बात की जाएगी सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है, तो वो याद रखना दादर और नगर हवेली की सबसे कम है ना। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर सादा की बात करेंगे तो याद रखना वो तो हमारा बिहार हो जाएगा, है ना। वो हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी देखो ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूँ ये 2011 की जनगणना से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी। अब मुझे लगता है यहाँ पे आपका जवाब गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो याद रखना 1905 में क्या हुआ था, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, है ना। अगर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो भैया राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो है 1951 में हुआ था। और देखो ये 1853 में मैंने आपको बताया था क्या हुआ था, 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल को, है ना। 16 अप्रैल 1883 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी, है ना। और कितना सफ़र तय किया था, 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, है ना। अब इसमें डब्बे कितने थे ये भी पूछ लेता तो भैया 14 डब्बे लगे हुए थे, है ना। और अगर इसमें सवारियों की बात करेंगे तो कितनी सवारियां बैठी थी, 400 सवार थी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें याद में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो भैया भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी और वो कहाँ हुई थी, है ना। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना 1957 में हुई थी, है ना। कब हुई थी, 1957 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो याद रखना ये हुई थी सिकंदराबाद में। कहाँ हुई थी दोस्त, सिकंदराबाद में हुई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है राजा कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था। राजा कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था। देखो कनिष्क जो था, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कुषाण वंश से था, है ना। कुषाण वंश का शासक था, तो ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे इसके अगर राजवैद्य आयुर्वेद के विख्यात विद्वान की बात की जाए तो वो कौन थे, तो यहाँ पे याद रखना वो थे चरक जी। कौन थे, चरक जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए। इनकी एक रचना भी है चरक संहिता। क्या है, चरक संहिता, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे मैगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, है ना। यूनानी था, कौन आया, कहाँ आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने एक पुस्तक है इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की थी, वो भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अश्वघोष हैं, ये अश्वघोष जो यहाँ पे दे रखे हैं ये पता कौन थे, ये राजा कनिष्क के राजकवि थे। कौन थे, ये राजकवि थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, राजकवि थे। और यहाँ से देखो मैं आपको बता दूँ इन्होंने उसकी बुद्ध चरित की रचना की थी। तो बौद्ध चरित की रचना अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। बौद्ध चरित की रचना किसने की थी, अश्वघोष जी ने की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में कितनी हस्तियों को 2024 का रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 मिला है। तो भैया कितनी हस्तियों को 2024 में रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, केवल 4 लोगों को। तो ऑप्शन बी हाँ भी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो देखो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कालिदास जी थे। कौन थे, कालिदास जी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं वो भी आप याद रखना, जैसे कि एक है कुमार संभवम, है ना, कुमार संभवम है। तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा इनकी एक रचना और है रघुवंशम, है ना। क्या है, रघुवंशम। तो रघुवंशम भी आप याद रखेंगे। सूरदास से मैंने आपको बताया था क्या, सूरसागर, है ना। सूरसागर आपको बताया था ना, ये किसकी है, सूरदास जी की है। बाणभट्ट जी से मैंने आपको बताया था हर्षचरित, है ना। हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट जी ने। तो हर्षचरित में राजा जो हर्ष था उसके जीवन का पूरा
जीवनी लिखी हुई थी, है ना। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और देखो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही कौन आया था, बताओ कौन चीनी यात्री आया था। अगर आपको पता है तो फटाफट बताइएगा, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करो। फैहान आया था। कौन आया था? फैहान आया था। फैहान आया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये सब चीज़ें देखो, ग्रहों से रिलेटिव एक क्वेश्चन तो आना है। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि ग्रहों से संबंधित यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो आपका यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा वरुण। ऑप्शन बी में दे रखा है ना वरुण, वरुण आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो सबसे कम दूरी मतलब कि सबसे पास जो है वो बुध ग्रह है ना, वो बुध है। ये कितने दिनों में? 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। आप समझो सबसे पास है ना। तो ऐसे आप याद रखना। यहाँ पे देखो जो डीमोस दे रखा है ना, यहाँ पे जो आपको डीमोस दे रखा है वो याद रखना, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो उपग्रह और ग्रह में देखो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैंने ग्रह बताया है और यहाँ पे आपको ये डीमोस उपग्रह बताया है, तो ये याद रखना। और सबसे बड़े अगर उपग्रह की बात करेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो भी याद रखना, वो आपका हो जाएगा गैनीमेड। कौन हो जाएगा? गैनीमेड। तो ये भी आप याद रखेंगे। गैनीमेड आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा सौरमंडल का। और देखो सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछेगा, ये तो आपके उपग्रह हैं दोनों, ठीक है ना, ये आप याद रखना, डीमोस और गैनीमेड। अब अगर आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो आप तुरंत बताएंगे भैया बृहस्पति है ना, बृहस्पति, जो कि 12 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। कितने? 12 वर्ष में कर पाता है। जिसका कलर जो है वो कैसा है? पीला है ना। तो ये सब चीज़ें रट जानी चाहिए। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में नियान गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये देखो मैं आपको बताऊं, जो आपकी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आपकी नाइट्रोजन है 78%, आपकी ऑक्सीजन है 21%। तो यहाँ पे देखो 9 और 7 2 9, 99% तो यही हो गया। अब यहाँ पे 1% गैसें बच रही हैं। 1% में बाद बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियान है, ये सब आ जाता है, मीथेन वीथेन सब, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे नियान की बात करेगा तो नियान जो है ये आपकी यहाँ पे पाई जाती है, ऑप्शन सी में दे रखा है आपको 0.0018% लगभग। ऑप्शन सी में जो दे रखा है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 0.93% की बात करें तो ये कौन सी गैस पाई जाती है, मैंने आपको उस दिन बताया भी था, अगर शायद आपको याद होगा तो आप बता देंगे भैया आर्गन, है ना। कितना? आर्गन। अगर यहाँ पे 0.03% की अगर लगभग बात करें तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें हीलियम, हाइड्रोजन, सारी गैसें पाई जाती हैं 1% में। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये प्रश्न आपको यार पता होने चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर पूछा जाएगा तो आप बता देना ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो आपका है वो सही जवाब हो जाएगा। और ये पता कौन से देश में है भैया, दुनिया का पूछा है ना, तो याद रखना ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आप याद रखना। हुबली रेलवे स्टेशन ये आपका सबसे बड़ा दुनिया का प्लेटफॉर्म है। क्या? ये प्लेटफॉर्म है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से विक्रमोर्वशीयम के साहित्यकार कौन है? निम्न में से विक्रमोर्वशीयम के साहित्यकार कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना वो हो जाएंगे आपके कालिदास जी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालिदास आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इनकी और भी रचनाएं हैं, याद रखना, जैसे कि एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये भी आप याद रखना। विक्रमोर्वशीयम ये भी आप याद रखना। विशाखा दत्त जी से भी एक पूछ ली जाती है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस को भी आप याद रखेंगे, ये विशाखा दत्त जी से संबंधित है ना, इन्होंने लिखी थी। अब यहाँ पे देखो, और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना कि इनकी एक और भी रचना है, किसकी? विशाखा दत्त जी की, देवी चंद्रगुप्त साहित्य है, ठीक है ना। देवी क्या था? देवी चंद्रगुप्त। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
किस शासक द्वारा टका जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे। देखो मैं आपको बताऊं, अभी आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आप बड़बड़ाओ मत, परेशान मत हो बिल्कुल भी। और मैं पूरा ध्यान में रख के ही सारे क्वेश्चन नोट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ना मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और साइंस के क्वेश्चन उन्हें खास तौर पर चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना कि किस शासक द्वारा टका जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पहले तो इल्तुतमिश को समझो। इल्तुतमिश ने चलाए थे। देखो ये सिक्के ना चांदी के हुआ करते थे, है ना, चांदी और तांबा के हुआ करते थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, किसके हुआ करते थे, चांदी और तांबा के हुआ करते थे। तो ये आपको याद रहेगा। और देखो मैं यहाँ पे बताऊँ, इसकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। क्या था, रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी, या फिर उसे वो अंतिम महिला शासिका भी वही थी, ऐसे समझ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो ये प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब यहाँ पे देखो बलबन ने भी एक सिक्का चलाया था, अगर आपको याद हो, कौन सा, मासा नाम सिक्का। मासा नाम सिक्का चलाया था। क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो नोट कर लो, माशा राम सिक्का। तो माशा राम नहीं, ये नाम था, ठीक है ना, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, ये माशा राम सिक्का था और ये भी चांदी का था। किसका था, चांदी का। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि बलबन से एक चीज़ और पूछी जाती है, वो पता क्या पूछा जाता है कि वो दिल्ली का शासक कौन था जिसने लौह एवं रक्त की नीत अपनाई थी, लौह एवं रक्त की नीत अपनाई थी। तो भैया वो बलबन था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, ये फटाफट आप इसका जवाब करिएगा। और देखो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं 18वें पे रुक रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए। और मैं पता क्यों रुक रहा हूँ, मैं ये कहूँगा सबसे पहले तो कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं सभी को इस बार 100% वर्दी मिलेगी। ये मेरा पूरा भरोसा है मेरे महादेव पर, और मुझे पता है कि वो मेरा कभी भरोसा तोड़ते नहीं है। और माँ सरस्वती मुझ पे पूरा आशीर्वाद बनाए रखी हैं माँ, और मुझे पता है कि वो भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं इस टाइम, जिनके भी कान में आवाज़ आ रही है, आपको इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हुए हो तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरे पुराने दोस्त तो सभी लाइक करते हैं, ठीक है ना। और देखो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से, आप बेल आइकन दबाने से ये है कि क्लास जैसे ही मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और देखो अगर किसी को बिल्कुल फ्री PDF चाहिए, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके फ़ायदे की भी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको PDF चाहिए और बिल्कुल फ्री चाहिए, कोई भी पैसा नहीं देना है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या है, वहाँ से आप सारी PDF आपको मिल जाएंगी, जो प्रीवियस पढ़ी हुई हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ेंगी वो भी, सारी PDF आपको क्लास के बाद मिलती रहेंगी। और उसे ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को कमेंट बॉक्स में बोल देना, या फिर किसी ने मुझे बोला हो तो मैंने रिप्लाई में उन्हें लिंक शेयर कर दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। और देखो दोस्त, मुझे पता है आप लोगों के सपोर्ट से ये संभव हो पाया कि मेरे लगभग 17 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और एक क्लास पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूज हो चुका है। ये पता है, ये सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से। मैं सच बताऊं, मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी हो पाएगा। और यहाँ पे देखो, अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कि भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। तो भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो यहाँ पे आप याद रखना है, ये 3 फरवरी 1925 को चली थी। 3 फरवरी 1925, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये पता है विक्टोरिया टर्मिनल से चली थी, ये विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच में चली थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दोहरिया का युद्ध कब हुआ था। बहुत से दोस्तों ने तो आज पहली बार नाम सुना होगा। दोहरिया का जो युद्ध है ये कब हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, 1532 में भैया हुआ था। कब हुआ था, 1532 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, अब अच्छा लगेगा। देखो, और देखो ये 1532 में आपका दोहरिया नामक युद्ध हुआ था। पहली चीज़, किसके किसके बीच में, एक तरफ था हुमायूं और एक तरफ था महमूद लोदी, जिसमें कौन हारा, महमूद लोदी हार गया और हुमायूं जीत गया। तो हुमायूं जीत गया, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखो 1539 दे रखा है, तो 1539 में भैया चौसा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे आपको और भी ध्यान रखना है, जैसे कि 1540 दे रखा है, इसमें बोला जाता है बिलग्राम का युद्ध।
बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध, ऐसे याद रखना, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था। एक मैंने आपको बताया था 1555 में युद्ध, अगर आपको याद हो तो ज़रा मुझे बताओ कौन सा हुआ था। तो याद रखना ये हुआ था सरहिंद का युद्ध। कौन सा हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आप मुझे बताओ कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था। आप मुझे बताओ कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था। आप मुझे बताओ कि 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था। आप मुझे बताओ कि 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था। आप मुझे बताओ कि 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था। आप मुझे बताओ 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था। अब ये बताओ, आप सोच रहे होंगे कि भैया ये इतना पूछ रहे हैं, क्या इन्होंने लिख रखा है कहीं? नहीं, मैंने इसे ट्रिक से याद किया है। मैं बताऊं कैसे? देखो, आप मेरे घर आओगे तो पहले सबसे पहले क्या करोगे? पानी पियोगे। तो पानी पिया 1526 में, मतलब कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये पानी पी लिया, ठीक है ना। अब जब पानी पिलाऊंगा तो खाना भी खिलाऊंगा। तो भैया 26 में जब पानी पिया तो 27 में खाना खा लो। 27 में हो गया आपका खानवा का युद्ध, है ना, खानवा का युद्ध हो जाएगा। 28 में आपका कौन सा हो जाएगा? जब पानी पी लिया, खाना खा लिया, अब अपने घर जाओगे तो हम क्या करेंगे? आपको चाय पिलाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका चंदेरी का युद्ध हो जाएगा। अब जब चाय पी ली तो भैया अपने घर जाओगे, तो यहाँ पे देखो 29 में आपके घग्गर का युद्ध हो गया। तो देखो पानीपत, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, खानवा का युद्ध, फिर चाय पी, चंदेरी का युद्ध, फिर घर गए, घग्गर का युद्ध। अब यहाँ पे देखो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको जो भी बताया है, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आपने पूरा नोट किया होगा दोस्त। और यहाँ पे जितने भी मैंने युद्ध बताए हैं ये सारे आप याद रखेंगे और एक अच्छा स्टूडेंट होने का परिचय जरूर देंगे, क्योंकि आप, मुझे भरोसा है कि आप क्वेश्चनों को नोट करेंगे। देखो यहाँ दिया गया है, किस देश ने 2 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? भैया ये करंट का क्वेश्चन है, मतलब समझ गए ना, इतने से ही समझ जाओ कि करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद रखना वो देश है स्वीडन। कौन है? स्वीडन है। तो स्वीडन को आप याद रखेंगे। स्वीडन ये यूरोपीय देश है, एक यूरोपीय देश है, तो ये भी आप याद रखना, है ना। चलो मैं बता देता हूँ, ये एक यूरोपीय देश है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा कौन सा है? मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण रेशा कौन सा है, या सबसे पहला रेशा कौन सा था? तो वो भैया रियान था। कौन सा था? रियान, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये आप याद रखना, जो कि किससे बनाया जाता था? लुगदी से बनाया जाता था। ये भी आप ध्यान में रखना, कि ध्यान में रखना। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। और रियान मतलब लुगदी से बनाया जाता था। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? ये सॉरी, कोई याद कर रहा है, माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, जो टोटल देश हैं वो हैं 54। कितने हैं? 54। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसे देखो याद करके रखना, अभी हो सकता है कि आज मैं आपसे पूछूं, या हो सकता है कल आपसे पूछूं। और आपको बता दूं, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? अब आपके साइंस के क्वेश्चन मुझे लग रहा आ गए। देखो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया सिरके का रासायनिक नाम तो एसिटिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सही से टिक कर लो यार, ठीक है ना। ऑप्शन बी एसिटिक एसिड जो है ये सिरके का रासायनिक नाम है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पे देखो साइट्रिक एसिड जो दे रखा है, ये पता किसमें ये पाया जाता है? जैसे खट्टी चीज़ें होती हैं, नींबू, है ना, नींबू है तो नींबू में ये पाया जाता है। तो ये आप क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। टाइट्रिक अम्ल जो है, टाइट्रिक अम्ल पता किसमें पाया जाता है? देखो याद रखना, टाइट्रिक अम्ल जो है ये फलों में पाया जाता है ना। जैसे कि अंगूर है ना, याद रखना, तो अंगूर में पाया जाता है। तो ये बताओ, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? क्या विटीकल्चर कहते हैं क्या? बताना मुझे, विटीकल्चर कहते हैं क्या अंगूर की खेती को? ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दिया है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? अब यहाँ पे मैंने स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री नहीं पूछे हैं, आपसे भारत के प्रथम रेल मंत्री पूछे हैं। और मुझे पता है कि यहाँ पे आप जवाब करेंगे तो फंसेंगे। क्यों? क्योंकि अगर भारत के प्रथम रेल मंत्री पूछे जाएंगे तो आप अशरफ अली जी को टिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पूछा है मैंने, ठीक है ना।
तो यहाँ पे पता क्यों, वो भी मैं बताऊँगा। ये जो बने थे, ये बने थे 2 सितंबर 1940 को, और ये कब तक रहे थे, 14 अगस्त 1947 तक रहे थे। मतलब कि अभी तक 14 अगस्त 1947 तक देश आज़ाद नहीं हुआ था, है ना। अब 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल गई ना, तो याद रखना फिर इसके बाद कौन बन गए थे, जॉन मथाई। ये 15 अगस्त 1947 से, फिर ठीक है ना, ऐसे याद रखना 15 अगस्त 1947 से फिर ये रहे। तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे जॉन मथाई जी को। अगर आपसे भारत के प्रथम रेल मंत्री पूछे जाएंगे तो अशरफ अली को लगाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना। वर्तमान में हमारे कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कलर ना यही सही था, है ना, यही आपका ब्लू कलर ही सही लग रहा था। देखो यहाँ पे दिया है, किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है। किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है। तो भैया ये देखो एनआरसी लगा दी गई है। अब वो कौन सा राज्य है सबसे पहले जिसने लगाया है, याद रखना असम ने। अब इससे कोई भी घुसपैठिया या बाहर वाला हमारे यहाँ नहीं रह सकता है। जैसे कि हमारे दादा कहते थे कि बेटा जीवन में याद रखना, अपनी ज़मीन पे कभी किसी को खूंटा तक मत गाड़ने देना, क्योंकि अगर उसने भैंस बांध ली तो फिर खुलवा नहीं पाओगे। फिर वो क्या कर लेगा, नांद रख लेगा, उसमें चारा खिलाने लग जाएगा और फिर धीरे से वहीं पे एक मड़ैया बना लेगा। बस वो कहेगा ये तो हमारा 20 साल से कब्जा है और हम यहाँ पे रह रहे हैं। आप उसे नहीं हटा पाओगे फिर, है ना। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना। तो इसके लिए एनआरसी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अपना अपना देखो सबका मत है, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और यहाँ पे देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से द्रव्यमान का मात्रक एसआई क्या होगा। निम्नलिखित में से द्रव्यमान का एसआई या मात्रक क्या होगा। तो भैया द्रव्यमान का यहाँ पे पूछा गया है। देखो गलत मत करना ना, कोई कैंडला लगा रहा है, कोई घन मीटर लगा रहा है, किलोग्राम, कोई प्रकाश पर नहीं। यहाँ पे जो सही जवाब आपका है वो हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे किलोग्राम आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। द्रव्यमान का ध्यान में रखेंगे। कैंडला जो है ना, ये पता किसका है, ये आप याद रखना ज्योति तीव्रता का है। किसका है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे घन मीटर है तो ये आप याद रखना ये आयतन का है। किसका है, आयतन का है मात्रक, ठीक है ना। ये घन मीटर किसका मात्रक है, आयतन का मात्रक है। तो ये भी याद रखना। देखो प्रकाश वर्ष जो है ये याद रखना, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को नापते हो ना, किस में नापते हो भाई, प्रकाश वर्ष में नापते हो। तो याद रखना जो प्रकाशीय दूरी है ना, जो प्रकाशीय दूरी है वो किस में नापते हैं, प्रकाश वर्ष। मतलब कि प्रकाशीय दूरी का जो मात्रक है वो प्रकाश वर्ष है। ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में डुबोई जाती है तो उसके भार में खाली स्थान होती है। क्या होती है, उसके भार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है या कमी होती है या समान रहता है। भैया देखो कोई भी चीज़ लेना, कभी जैसे फुटबॉल लेना, वैसे आपको वो 500 ग्राम की लगेगी हाथ में जब उसे पकड़ रखा होगा आपने। अब उसे अगर आप एक बाल्टी पानी में डुबोगे तो क्या होगा भाई, मान लो ये पूरा पानी भरा है बाल्टी में, इसमें डुबोगे तो क्या होता है, तो ऐसा लगता है कि नीचे से कोई धक्का मार रहा हो, है ना। उसका ऊपर से जब आप उसे धकेलेंगे तो वो नीचे से जाएगा, ठीक है ना, ऐसा लगता है ना। तो वो जो क्या है ना, उस टाइम जो चीज़ होती है ना उसका भार कम हो जाता है ना। आपको भी ये चीज़ समझ आ गई। कोई भी चीज़ लेना पानी में कभी ऐसे दबाना नीचे तो वो ऊपर की तरफ फेंकेगा, तो मतलब समझ जाना कि भार में क्या होता है, कमी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कभी आप भूलोगे। जैसे कि वहाँ यहाँ पे चलो छोड़ो, क्लास पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। शुष्क हवा में ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है। तो याद रखना यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि अगर एक्यूरेट मैं आपको बताऊं तो याद रखना वो होती है 331.5 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो जब 0.5 लग गया तो यार सीधा सा 332 हो जाएगा, है ना। और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि जब ताप बढ़ जाता है ना, जब ताप बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर ताप कम हो जाएगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी। देखो अगर टेम्परेचर प्लस में जाएगा तो ध्वनि की चाल प्लस में जाएगी, टेम्परेचर माइनस में जाएगा ध्वनि की चाल माइनस में जाएगी। हवा की आर्द्रता जब बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि की चाल भी
बढ़ जाती है। अगर हवा की भी आर्द्रता अगर बढ़ेगी तो जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ेगी, और माइनस में हमेशा कम होती जाती है और प्लस में हमेशा बढ़ती जाती है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे दोस्त, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना अपेक्षित घनत्व को उससे नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता को नापा जाता है। वायु की आर्द्रता अभी जो मैंने आपको बताया था, है ना, तो वायु की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। लैक्टोमीटर से वो नापा जाता है क्या, दूध की शुद्धता को। क्या? दूध की शुद्धता को। यहाँ पे देखो ये दूध की शुद्धता को किससे? लैक्टोमीटर से। और देखो थर्मामीटर से बॉडी ताप को नापते हैं, टेम्परेचर को, है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। व्यक्ति दूर तथा पास की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। पहले तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भैया ये कौन सा दोष है। अगर व्यक्ति पास और दूर की चीज़ों को देख ही नहीं पा रहा है, दोनों में से किसी को नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा उसे दोष है। देखो अगर वो पास की चीज़ों को नहीं देख पाता है तो उसे क्या होता है, तो उसे दूरदृष्टि दोष होता है, अपोजिट होता है। बताया था ना मैंने उस दिन आपको, क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि दूर दृष्टि दोष मतलब पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, उत्तल लेंस लगवाना पड़ता है। उत्तल लेंस लगवाना पड़ता है ना। अब अगर निकट की मतलब दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो उसे पास दृष्टि दोष है ना। तो उसे क्या है, निकट दृष्टि दोष या पास दृष्टि दोष आप बोल सकते हो सरल भाषा में। वैसे निकट दृष्टि दोष बोलोगे, ठीक है ना, जब दूर की चीज़ें ना दिखती हों तो उसके लिए उसे अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है ना। अब यहाँ पे ना तो पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, तो ये पता कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसके लिए द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। मुझे लगता है कि यह करंट का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सूरत आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है। निम्न में से वायु दाब मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है दोस्त वो हो जाएगा बैरोमीटर। क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होता है। और देखो यहाँ पे फेदोमीटर है, ये भी याद रखना है, ये समुद्र की गहराई को मापता है। क्या करता है, ये समुद्र की गहराई को नापता है, समुद्र की गहराई को। तो ये आप याद रखना। थर्मामीटर क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, बॉडी टेम्परेचर को आपके नापता है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से कहाँ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। रेलवे का क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट। बताइए निम्नलिखित में से कहाँ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। तो भैया ये आप याद रखना, ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर, वाराणसी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ डीजल की जगह इलेक्ट्रिक लिखा होता कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थित है, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो आपकी है वो बिहार में है ना। तो ये भी याद रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है। अल्कोहल, भैया अल्कोहल का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल भैया आपसे पूछा भी देखो रासायनिक नाम मैंने पहले ही बताया था, आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना एथेनॉल। एथेनॉल ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। या फिर आपको एथिल अल्कोहल लिखा हुआ मिले तो भी आप लगा देना, आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड लिखा है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड बताओ किसका नाम है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था भैया भारी जल का है। किसका है, भारी जल का नाम है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कॉपर सल्फेट जो है ये किसका नाम है बताओ, तो याद रखना है ये नीला थोथा का नाम है। किसका, नीला थोथा का नाम है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है रॉबर्ट हुक ने कब कोशिका की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने कब कोशिका की खोज की थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1665 में। 1665 ईस्वी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ।
ग्रीष्मकालीन मानसून से सबसे पहले वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? मतलब जो मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून है, उससे सबसे पहले वर्षा जो है वो किस राज्य में होती है? ये आज आपके लिए एक मैं HW देता हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो 34 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 मिनट के लिए रुकूंगा मैं, सिर्फ 17 और 34 पे रुकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं, पहले तो एक बार यार, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार एक बार बनता है लाइक वाला बटन आप दबाइएगा। और देखो कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट बॉक्स में क्लास आपको कैसी लगी। और देखो शेयर कर देना, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और आप लाइक करेंगे ये तो मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है ना। ये आपका HW रहा। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास में और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कि दौर और आज भी सफ़र जारी है, ठीक है ना। तो कई बार यार मैंने आपको मोटिवेट करने का कोशिश किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी को मोटिवेट नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखना इस बात को। उसका समय जितना अच्छा उसे मोटिवेट करता है ना, कोई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यार मैं कहता हूँ, मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही यार, पापा मम्मा के लिए तो कामयाब हो ही जाओ, है ना। क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। सच बता रहा हूँ दोस्त, इतना आप इस नौकरी से उम्मीद नहीं लगाए हैं जितना आपके मम्मा पापा उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो यार उनकी उम्मीद ख़राब नहीं होनी चाहिए, उनकी उम्मीद बेकार नहीं जानी चाहिए। इसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी होगी हम करेंगे, है ना। और देखो मैं आपको PDF वगैरह बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं जानता हूँ, मैं रूम लेके रह रहा था कुछ टाइम पहले, तैयारी कर रहा था भाई, 5 रुपये नहीं होते थे। कभी कभी तो खाना नहीं, पार्ले जी खा के ही काम चल जाता था, सो जाते थे, है ना। पैसे नहीं होते थे यार। तो मुझे पता है यार, जब इस दौर से हम लोग गुजरते हैं तो हमसे कोई कहे कि एक PDF के 10 रुपये, नहीं भैया मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। आप अपना बेहतर फ्यूचर बनाएं और जीवन में आगे जाएं, कामयाब हो जाओ तो भैया से एक बार मिलने ज़रूर आना, बस इतना बहुत है मेरे लिए। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो भैया ये देखो करंट है, और ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, है ना। कि किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो राज्य आप क्या बताएंगे यहाँ पे? राजस्थान। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, भारत की संसद ने किस वर्ष में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया था? भारत की संसद ने किस वर्ष में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम लागू किया था? तो ये तो भैया 52 में ही किया होगा भैया, जब सरकार वगैरह सब इलेक्शन हुआ था, है ना, 51-52 में, तो 52 में ही किया होगा। तो यहाँ से ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे दिया है कि बाढ़ के दौरान नए जलोढ़ के निक्षेपण से बनने वाले बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहले तो देखो, नए जलोढ़ के निक्षेपण से बनने वाले बाढ़ के मैदानों को बेट कहा जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? ये मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन SSC GD के पेपर में पूछा गया था। इसी बार जो अभी पेपर हुआ था ना, उसी पेपर में पूछा गया था। तो याद रखना ये कहाँ? पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त शर्करा स्तर में वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती हैं? भैया कौन सी रक्त शर्कराएं हैं जो कोशिकाओं में रक्त शर्करा स्तर में वृद्धि होने पर इंसुलिन का उत्पादन करती हैं? वो कोशिकाएं आपको बतानी है। तो याद रखना वो आपकी बीटा कोशिकाएं हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है, बी कोशिकाएं। और यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये कहाँ से? अग्नाशय से रिलीज होती है ना, तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? अभी मैंने आपको बताया था इल्तुतमिश की, है ना, क्या इल्तुतमिश की बताया था ना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन चिल्का झील की प्रमुख प्रजातियां हैं? भैया देखो ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो चिल्का झील, मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि बस इसका जवाब क्या होगा? ओडिशा होगा। इसका जवाब क्या होगा? ओडिशा होगा, क्योंकि भैया उड़ीसा में है ये, है ना, खारे पानी की झील है। लेकिन जब पूरा पढ़ा प्रमुख प्रजातियां, तो मैंने कहा इसका जवाब पहली बार पढ़ा, तो याद रखना इरावती डॉल्फिन। इरावती डॉल्फिन ऑप्शन सी
सही जवाब हो जाएगा। और देखो आपसे अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय जलीय जीव बताओ, चलो राष्ट्रीय जलीय जीव बताओ, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो वो आपकी गंगा डॉल्फिन है, ठीक है ना। कौन है? गंगा डॉल्फिन। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। देखो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भैया ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ज्योति वेरवॉल। क्या हो जाएगा? ज्योति वेरवॉल। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और कोमल और सृष्टि जो हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये मैं आपको बता दूं ये सभी लोग अलग अलग कैटेगरी में खेल रहे थे, ठीक है ना। और ये जो हमारा गोल्ड मेडल आया है ये 76 kg कैटेगरी में आया था। ये जो ज्योति वेरवाल जी हैं ये 76 kg कैटेगरी में खेल रही थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश है। तो अफ्रीका का कौन सा प्रमुख खजूर उत्पादक देश है? तो वो भैया है मिस्र। देखो क्या है? मिस्र, ऑप्शन ए। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो मिस्र है ना इसे यूरोप महाद्वीप, पहले तो देखो नोट करो, इसे यूरोप महाद्वीप और एशिया का, ठीक है ना, और एशिया का जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप और एशिया का जंक्शन कहते हैं मिस्र को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहले तो अभी मैंने आपको बताए थे देश कितने हैं, बताए थे ना। तो आपने क्या बताया था कि 54 देश हैं, यही बताया था ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहले तो आपका सूडान होता था जिससे बंटवारा होने के बाद ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट आंसर होना चाहिए वो अल्जीरिया होगा। क्या होगा? अल्जीरिया आपका हो जाएगा सही जवाब। अगर छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटा आपका सेशेल्स है, सेशेल्स, ठीक है ना। तो ये आप सबसे छोटा है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन विश्व में सबसे छोटा देश कौन है? वो है वेटिकन सिटी, है ना। वेटिकन सिटी, ये तो बिल्कुल रट्टा पड़ा है हम लोगों को, वेटिकन सिटी है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। कितने परतों में बांटा गया है यहाँ पे ये बताना है। तो आप क्या बताएंगे? 5 परतों में बांटा गया है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कभी हंस भी लिया करो क्योंकि ये जीवन मिला है एक लिमिटेड समय के लिए। इसमें हमें कामयाब भी होना है, इसमें हमें हंसना भी है, लेकिन इसमें हमें रोना नहीं है ना। ये रोने से कुछ नहीं होता है मेरे भाई, कुछ नहीं होता है। जीवन में याद रखना जो आज है दौर वो कल नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज है नहीं, है ना दोस्त। तो ये आप याद रखना। मुझसे कभी किसी ने कहा था कि देखो मैं आपको बताऊँ, मुझे याद आ गया, शायद आपको मोटिवेट कर जाए कुछ ये शब्द। मुझसे एक व्यक्ति ने ये कहा था कुछ साल पहले कि पापा तो तुम्हारे गरीबी में काट लिए और अब इस दुनिया से चले भी गए, है ना, लेकिन तुम बेटा अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं काट पाओगे। और दूसरा ये कि जो तुम्हारे पास तुम्हारी खेती प्रॉपर्टी है ना, यही बेच बेच के खाओगे, ये तुम्हारे कर्म है। ये कहा था क्यों? मेरा समय बुरा था, मेरे कर्म बुरे नहीं थे, मेरा समय बुरा था, है ना। अभी 2 दिन पहले मिले मुझे, पूछा क्या करते हो, क्या ऐसा वैसा सब, पता क्या शब्द थे उनके। तो भाई ये बताओ अब गाड़ी कौन सी, थार लाओगे या फिर स्कॉर्पियो लाओगे? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार खेत ईत का सौदा कहीं करवा दो, अभी तो हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो ले आएंगे, है ना। अब देख लो जैसी सौदा हो जाएगी वैसी गाड़ी ले आएंगे। तो उस व्यक्ति का मुंह देखने लायक था मेरे सामने। तो इसीलिए कहते हैं कि बेटा समय सबको जवाब देता है, आप शांत रहो, बस अपना काम करो, काम पे ध्यान दो, जवाब देने का काम समय का है, आपका नहीं। और ये सत्य है, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे देखो जो सही जवाब है वो याद रखना, ये कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अब वो भाग भी चलो मैं आपको नोट करा देता हूँ। एक तो आप लिख लीजिएगा, वो हो जाएगा क्षोभ मंडल, है ना। एक आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। कितने मंडलों में बांटा गया है कहने का मतलब ये है, तो याद रखना क्षोभ मंडल हो गया, एक आपका समताप मंडल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ समताप मंडल, जिसमें वायुयान वगैरह उड़ते हैं, है ना। तो ये आप याद रखना, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा याद रखना, जैसे मध्य मंडल बोलते हो, ठीक है ना,
मध्य मंडल या आयान मंडल है ना, तो मध्य मंडल आपका हो जाएगा। और उसके बाद अगर अगले की बात करें तो वो आपका कौन सा बचता है, यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3, 3 ही तो हुए हैं ना, तो हाँ ठीक है, एक इसके बाद आयन मंडल हो जाता है ना, आयन मंडल आ जाता है। आयन मंडल के बाद आपका वहीर मंडल आ जाता है, तो वहीर मंडल, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 5 मंडलों में बांटा गया है। और एलोप्रेन जो वायुयान वगैरह हैं वो आपके समता मंडल में उड़ते हैं, तो ऐसे भी याद रखना है। तो यहाँ दिया है, निम्न में से भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, किसे भारत का बगीचा कहा जाता है, याद रखना है यार, बेंगलोर को बोला जाता है, ऑप्शन ए है ना। यहाँ पे तो देखो ये टिक भी लगा हुआ था ऐसा ब्लू कलर का, आंसर पहले ही शो हो रहा था, है ना। नहीं यार, मुझे पता था बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है ना। केरल को बताओ, देखो केरल में एक तो रबड़ पाई जाती है, ठीक ना, क्या हो रहा है यार, एक तो रबड़ पाई जाती है, दूसरा याद रखना, सॉरी, दूसरा याद रखना मसालों का बगीचा, है ना, मसालों का बगीचा, ये भी केरल, मसाले कहाँ पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं। और देखो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है ना, फूलों की घाटी स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मेरे दोस्त लोग जवाब करेंगे भैया यमुना नदी, ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन दे दिया एकदम, हो गया एक क्वेश्चन सही, बिल्कुल सही बात है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, ऋषिकेश, ठीक है ना, ये सब आपके गंगा के किनारे हैं। झेलम नदी के किनारे पता है, झेलम के किनारे, झेलम के किनारे आपका श्रीनगर है, कौन सा, श्रीनगर है। और श्रीनगर की स्थापना किसने, सम्राट अशोक ने कराई थी, किसने, सम्राट अशोक ने की थी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे चलो पूछ लेता हूँ, उस दिन मैंने आपको सिडनी का बताया था, पिछली क्लास में सिडनी बताई थी ना, आपने बताया होगा डार्लिंग नदी, है ना। आपको मैंने पेरिस बताया है, पेरिस बताओ, तो पेरिस भी आपने भैया बता दिया है, सीन नदी, है ना, कि भैया सीन नदी के किनारे स्थित है। मैंने आपको रंगून बताया था कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से कियो है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तो बताओ रंगून कहाँ है। तो रंगून पहले तो भैया ये बर्मा में पड़ता है, बर्मा, बर्मा कहाँ है, ये म्यांमार का पुराना नाम है ना बर्मा, अच्छा अच्छा अच्छा। नदी भैया कौन सी है रंगून किसके किनारे, इरावदी भैया, तो सही है, इरावदी नदी, इरावदी, नोट कर लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, वारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है, वारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ है वारालाचा, हिमाचल। और देखो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। आपका सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है ना, मैं हिमाचल प्रदेश जा चुका हूँ, पालमपुर, पालमपुर, अलीलाल, और फिर उधर धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण, कसौल, ये सब मैं घूम चुका हूँ। देखो यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड में बताओ कौन सा है, एक तो भैया लिप्पू लेक दर्रा है, कौन सा, लिप्पू लेक दर्रा है ना, एक नीति दर्रा है, कौन सा, नीति दर्रा है, एक माना दर्रा है, तो ये सब उत्तराखंड में। सिक्किम में बताओ चलो, सिक्किम में भैया एक तो नाथूला है, हाँ ठीक है, एक नाथूला है, दूसरा हमें याद नहीं आ रहा, हमें याद आ रहा है जैपला है, कौन सा, जैपला, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर यार अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 8 डिग्री चैनल अवस्थित है, 8 डिग्री चैनल अवस्थित है, भैया ये कहाँ पर है बताओ। तो यह मालदीव व मिनिकाय के मध्य है, तो यहाँ पे मालदीव व मिनिकाय, तो मतलब ऑप्शन ए, मिनिकाय और मालदीव के द्वीप को अलग करता है, हाँ सही बात है, 8 डिग्री चैनल। और ये देखो मिनिकाय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और ये देखो छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद बाकी मैं आपको जब इसकी पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे तो मैं सिर्फ ऐसे करके पीडीएफ आपको दे दूंगा, कैसे पता है, यहाँ पे देखो इस टाइप से कर देता हूँ, ये पूरा ग्रीन कर दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये छुप गया लेकिन ग्रीन होगा पूरा, तो ऐसे पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ भी बिल्कुल यार फ्री, कोई भी पैसा नहीं। तो दोस्त देखो आज की क्लास में मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपको अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा है आप एक बार मुझे ज़रूर बताएंगे। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं तो देखो ये जैसा ये बन के आ रहा ना यहाँ पे ये आइकन,
ऐसे ही आपको जब आप क्लास देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्लास चल रही होगी पूरा, है ना, डिस्प्ले पे ऊपर, और यहाँ पे लिखा होगा GK GS क्यूज, ऐसा ये लगा होगा, है ना। यहाँ लिखा होगा 17 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर ऐसे करके, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक आप इस पर करेंगे तो पूरा चैनल खुल जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे कॉर्नर में ये आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा होगा GK GS क्यूज, सब्सक्राइबर लिखे होंगे, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गांव वाला, यहाँ पे एक टी करके लिंक लगा है, वहाँ लिखा होगा 1 मोर लिंक, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। एक तो खुलेगा मेरा टेलीग्राम का लिंक और एक खुलेगा इंस्टाग्राम का लिंक। आप टेलीग्राम वाले लिंक पे जाके क्लिक करेंगे, सीधा जाओगे और ज्वाइन वाला बटन दबा देना, आप ऐड हो जाओगे। वहाँ से आपको फ्री PDF मिलने लग जाएंगे। आपके फ़ोन में बस टेलीग्राम होना चाहिए, नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो, ठीक। कहते हैं ना कि किसी के हाथ में प्याली किसके मुंह में बोटी है, किसके हाथ में प्याली किसके मुंह में बोटी है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बस दोस्त मेरी उम्र छोटी है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, और तब तक के लिए मेरे सभी छोटे बड़े मेरे भाई बहनों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।